नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कोहलबर्ग की नैतिक विकास की अवस्थाएं। और हमने जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं पढ़ ली है। वीडियो आपको दी जा चुकी है। डेली आपको चैनल पर कंटेंट बेस वीडियो दी जाएंगी, जहां से सीटेट में आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि डेली आपको इसी तरीके से तैयारी कराई जाती रहेगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज हम कोहलबर्ग की विकास की अवस्थाएं पढ़ते हैं, नैतिक विकास की अवस्थाएं। हेलो एवरीवन, वंदना अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन आप लास्ट तक अवश्य बने रहें। ये आपके सीटेट के एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और यहाँ से प्रश्न आपके सीटेट में अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने ये जो सिद्धांत दिया था, ये कब दिया था। तो कोहलबर्ग ने सर्वप्रथम नैतिक विकास सिद्धांत 1969 ईस्वी में दिया, और इसके बाद इसमें 1981 और 1984 में संशोधन किया। यानी पहले जो इन्होंने सिद्धांत दिया था तो ये 1969 ईस्वी में दिया, फिर इसके बाद इन्होंने इसमें 2 बार संशोधन भी किया। अब बात करते हैं कि कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। कोहलबर्ग अपने प्रयोगों में छोटी कथाओं को उपस्थित कर उससे संबंधित प्रश्न पूछते थे, जैसे हिंज की कहानी। तो हिंज की कहानी में थोड़ा आपको समझा देती हूँ। अगर आप इस कहानी को थोड़ा सुनोगे, थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए आपके अकॉर्डिंग, लेकिन ये कहानी आपको मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इनकी नैतिक विकास की अवस्थाओं को समझने में। तो मैं इसे बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगी। तो एक हिंज नाम का ये व्यक्ति था। तो इसकी पत्नी को एक बीमारी थी, और ये बीमारी आप ऐसा मान के चलिए जैसे कि एक महामारी, जैसे कैंसर हो। ठीक है, तो इस की पत्नी को एक बीमारी थी, और उस बीमारी की दवा एक मतलब एक दूसरे मनुष्य के पास थी। तो ये क्या होता है कि ये इसके पास, हिंज के पास पैसे नहीं होते हैं, और हिंज के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो उस आदमी के पास जाता है और उससे कहता है कि वो दवाई उसे दे दे, क्योंकि उसे मतलब उसकी बीवी को उस दवा की ज़रूरत है। लेकिन वो आदमी उसे नहीं देता है, क्योंकि उसने भी इतनी मेहनत से और इतना मतलब पैसा खर्च करके वो दवाई बनाई है या फिर कहीं से मंगाई है, तो वो भी मतलब बिना पैसों के उसे नहीं देना चाहता है। फिर हिंज घर वापस आता है और वो अपनी पत्नी को देखता है, और पत्नी मतलब उसकी मरने वाली होती है। अब वो मतलब एक नैतिक दुविधा में फंस जाता है कि अगर वो चोरी नहीं करता है तो फिर मतलब उसकी बीवी मर जाती है, और अगर वो चोरी करता है तो ये चोरी करना भी एक पाप है। तो मतलब उसे क्या करना चाहिए। तो इसलिए ये जो मतलब हमारे कोहलबर्ग थे, तो इन्होंने कहा था कि जो नैतिक व्यवहार है ये जन्मजात नहीं होता है, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। और इस तरीके की यानी कहानी से फिर वो बच्चों से पूछते थे कि अब बताओ कि क्या हिंज को चोरी करनी चाहिए या चोरी नहीं करनी चाहिए। तो उनका मानना था कि इस तरीके से जो बच्चे नैतिक विकास सीखते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि इस तरीके के संघर्षों में वो जो नैतिक तर्क अड़ा करते हैं, जो चिंतन करते हैं कि क्या चोरी करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो ये सबसे ज़्यादा मतलब उनके नैतिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से वो बच्चों से प्रश्न पूछते थे। तो नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, ऐसा हमारे कोहलबर्ग मानते थे, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जा सकता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं हैं तथा प्रत्येक अवस्था के 2-2 चरण हैं। इस प्रकार 6 चरण हैं। ठीक है, यानी इनकी अवस्थाएं कितनी हैं, 3 अवस्थाएं हैं, और प्रत्येक अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। तो इस प्रकार से इनके 6 चरण हैं। अब हम इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहली अवस्था है जिसे हम पूर्व या प्राक या रूढ़गत नैतिकता का स्तर कहते हैं। यानी इसे पूर्व रूढ़गत नैतिकता या प्राक रूढ़गत नैतिकता। और कभी कभी क्या होता है कि हम भले ही हिंदी मीडियम से हैं, लेकिन जब भी हम हिंदी में यानी यहाँ हमें थोड़ा इनको समझने में परेशानी हो जाती है। ठीक है, तो आप इनको इंग्लिश के साथ अवश्य एक बार देखें कि हमें स्टेज कौन सी पूछी जा रही है। तो अंग्रेजी में सिर्फ एक ही नाम दिया गया होता है, और हिंदी में तो पूर्व, प्राक, रूढ़गत, नैतिकता का स्तर यानी बहुत तरीक़ों से पूछ लिया जाता है। लेकिन इंग्लिश में आपका सिर्फ ये प्री ही होगा। ठीक है, प्री। तो आप सिर्फ प्री से समझ लीजिएगा कि ये आपका पूर्व या प्राक
प्राक-रूढ़गत नैतिकता का स्तर है। और ये आपकी एज इसमें बच्चे की होती है 4 से 10 वर्ष। और यहाँ इस स्टेज में बच्चे की जो नैतिकता होती है वो बिल्कुल शून्य होती है। सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्या सही है और क्या निर्णय है, यानी बच्चा स्वयं से अपना निर्णय नहीं ले पाते हैं। ठीक है, 4 से 10 वर्ष की अवस्था होती है ये। और इसको भी 2 भागों में विभाजित किया है। पहली अवस्था है आपकी आज्ञा एवं दंड की अवस्था, और दूसरी है अहंकार की अवस्था। अब आज्ञा एवं दंड की अवस्था क्या है? तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था यानी बच्चा इसमें नैतिकता का विकास किस तरीके से करता है कि उसे अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए, अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए, इस तरीके से, यानी वो प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है और दंड से डरता भी है। ठीक है, कि अगर वो इस बात को नहीं मानेगा, इस कार्य को नहीं करेगा, तो उसे क्या है, दंड दिया जाएगा। तो बच्चे की अवस्था यहाँ बहुत छोटी होती है, 4 से 10 वर्ष का बच्चा होता है। ठीक है, और यानी 4 से और यानी 10 वर्ष तक बच्चा जब पहुँचता है, और ये वाली अवस्था थोड़ा 4 से 6 वर्ष तक चलती है, और ये हो जाती है अहंकार की अवस्था। यानी बच्चा अहंकार ज़्यादा करता है। ठीक है, अहम केंद्रित होती है। ठीक है, अहंकार का मतलब होता है स्वार्थी होता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी कोई भी खाने पीने की वस्तुएं होती हैं या फिर अपने खिलौने होते हैं, दूसरों के साथ शेयर नहीं करता है। उसे ऐसा लगता है ये सारे खिलौने मुझे मिल जाएं, घर में कोई भी चीज़ आई है ये सारी मुझे मिल जाए। वो अपने छोटे भाइयों के साथ या बड़े भाइयों के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। लेकिन यहाँ भी क्या है, आज्ञा एवं दंड की कारण क्या करता है, बच्चा ये सारी चीज़ें फिर शेयर करता है, और मतलब बच्चों को सिखाया भी जाता है। और अगर बच्चे अहम केंद्रित होती है उसकी, तो जैसे बच्चा उसका कोई कार्य, ठीक है, झूठ बोलने से होता है, तो यहाँ बच्चा झूठ भी बोल देता है। कोई चीज़ वो चुरा कर भी खा लेता है, छोटी मोटी चोरी भी बच्चा कर लेता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन अवस्थाओं में ये बच्चा करता है। ये आपकी 2 अवस्थाएं हैं। अब आपकी है दूसरी अवस्था, तो इसे बोलते हैं परंपरागत रूढ़गत नैतिकता का स्तर। और इस अवस्था में आपका प्री पोस्ट कुछ भी नहीं दिया होता है, ये सिर्फ कन्वेंशन स्टेज होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इन्हें इंग्लिश में अवश्य सीखें, क्योंकि अगर आप इंग्लिश से इन्हें सीखोगे तो मतलब आपको परीक्षा में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इसमें बच्चे की आयु होती है 10 से 13 वर्ष, और इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, प्रशंसा की अवस्था और दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अब इसमें क्या होता है कि प्रशंसा की अवस्था, इसमें बच्चा जो भी कार्य करता है, तो जैसे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, ठीक है, इसमें सब बच्चा कोई भी कार्य करता है तो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, जैसे हम बता सकते हैं कि हमारे पड़ोसी का बच्चा कितना अच्छा है और तुम भी एक अच्छे बच्चा बनना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो तुम्हें भी उसके बच्चे जैसा बनना चाहिए, इस तरीके से हम बच्चे को मतलब कहानी, तो बच्चा वैसा ही बनने की कोशिश भी करता है। और इस तरीके से ये प्रशंसा की अवस्था, यानी बच्चा इसमें जो भी कार्य करता है तो मतलब एक प्रशंसा के लिए करता है कि उसके मतलब मेरे मित्र से ज़्यादा मेरी प्रशंसा हो, और जो भी मेरे टीचर हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, माता पिता हैं, यानी दूसरों की अपेक्षा उसकी प्रशंसा ज़्यादा हो। ठीक है, अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने के इसमें मतलब इसलिए वो नैतिक कार्यों को करता है, नैतिक विकास उसका होता है इस तरीके से, यानी बच्चा इस तरीके से अच्छे कार्य करते करते और उसके नैतिक विकास हो जाता है। दूसरा होता है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अब इसमें क्या होता है कि जैसे यानी समाज के प्रति भी बच्चा जैसे कानून व्यवस्था, ठीक है, उसको पता है कि हम समाज में कोई भी कार्य गलत करेंगे तो कानून यानी हमें दंड मिलेगा। तो दंड के यानी डर के कारण भी कानून के जो नियम है, समाज के जो नियम हैं, तो समाज के नियमों के प्रति उसे क्या होता है, सम्मान जनक भाव से देखता है समाज को, और समाज में अपनी प्रतिष्ठा मतलब बनाने की कोशिश करता है। यहाँ 10 से 13 वर्ष की अवस्था में, यानी 13 वर्ष की अवस्था तक बच्चा समाज के साथ अनुबंध करने की कोशिश करता है, समाज में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है, और वो चाहता है कि समाज में भी उसकी प्रशंसा हो। ठीक है, तो जो सामाजिक व्यवस्था है यानी समाज के जो नियम है उनके प्रति उसका सम्मान होता है और वो उन्हें मतलब मानता है। तो इनको भी 2 अवस्थाओं में 2 भागों में बांटा है,
और ये है आपकी परंपरागत या रूढ़गत या नैतिकता का स्तर, तो इसमें आपका परंपरागत होता है। तीसरी स्टेज को हम पढ़ते हैं, तो ये है आपकी उत्तर परंपरागत रूढ़वादी अवस्था, यानी इसको उत्तर रूढ़वादी अवस्था भी कहते हैं, परंपरागत रूढ़वादी अवस्था भी कहते हैं। और ये आपका, इसे आप पहचानोगे पोस्ट से, ठीक है। इसमें क्या है आपका पोस्ट, तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता और सार्वभौमिक नैतिकता नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। अब यहाँ क्या है कि यहाँ बच्चा 13 से 16 वर्ष, आयु कितनी है 13 से 16 वर्ष, मतलब इन दोनों स्टेजों में बच्चा अब अपनी मतलब चिंतन के अनुसार समाज से अनुबंध करता है, समाज की बातें करता है, यानी उसका जो आचरण होता है, उसकी जो नैतिकता होती है वो पूर्णतः आंतरिक मतलब उसका जो आंतरिक नियंत्रण पर होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ सामाजिक जो अनुबंध होता है, यानी बच्चा यहाँ समझने लगता है कि समाज की कुछ चीज़ें, यानी समाज के जो नियम हैं आपकी ये जो अवस्था थी, तो इसमें सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, यानी समाज की जो भी व्यवस्था है, तो यहाँ बच्चा समाज की सारी व्यवस्थाओं के प्रति सम्मान रखता है, यानी सारे कानूनों को मानता है, ठीक है। लेकिन यहाँ इस स्टेज पर आकर के 13 से 16 वर्ष की अवस्था, तो यहाँ आके बच्चा यानी क्या करता है कि बहुत सी चीज़ों के, यानी समाज के बहुत से नियमों को क्या कर देता है, खारिज कर देता है, नहीं मानता है, यानी उसको वो अपने आप से तर्क करना सीखता है और कुछ यानी अपने नियम बनाता है, ठीक है, अपने नियम बनाने लगता है और समाज के जो बहुत से नियम हैं उनको क्या कर देता है, खारिज कर देता है, ठीक है। अपना हित देखता है, यानी इसमें उसका क्या हित है, ठीक है, अपने हित के, यानी उसे लगता है कि इस नियम से उसका हित नहीं हो रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है, तो उसे वो नकार देता है, ठीक है, यानी वो समाज के सारे नियमों को यहाँ नहीं मानता है। फिर यह आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, यानी यहाँ आके बच्चा समझने लगता है कि यानी नैतिकता है, तो नैतिकता क्या है कि सार्वभौमिक सत्य नहीं है, यानी ये हर जगह हर स्टेज पर सत्य नहीं है, यानी नैतिकता बदली भी जा सकती है, ठीक है। यहाँ नैतिकता बदली भी जा सकती है, जैसे अगर उसे पता है कि अगर कुछ नियमों से, ठीक है, हमारे समाज के नैतिक नियम हैं, लेकिन उन नियमों से अगर किसी का मतलब भला नहीं हो रहा है, तो हम उन्हें बदल भी सकते हैं, या मतलब किसी से भला हो रहा है तब भी हम बदल सकते हैं। जैसे आप मान के चलिए कि हत्या करना, ठीक है, हत्या करना या मारना क्या है, एक पाप है, बच्चा शुरू से सीखता आ रहा है, लेकिन वही बच्चा जब फौज में भर्ती होता है, ठीक है, फौज में भर्ती होता है, तो यहाँ जाके वो सीख जाता है कि मतलब यहाँ किसी की हत्या करना या मर्डर करना भी क्या है, एक नैतिकता है, ठीक है। तो यानी नैतिकता बदली जा सकती है, ये सार्वभौमिक सत्य नहीं है। तो परोपकार जो नैतिकता है, तो यानी परोपकार के लिए नैतिकता बदली जा सकती है, और यहाँ सामाजिक जो संबंध होते हैं, यानी इनमें वो बदलाव भी कर सकता है, ठीक है, यानी सारे समाज के नियमों को नहीं मानता है। 13 से 16 वर्ष की अवस्था है। ये कोहलबर्ग के कुछ सिद्धांत थे। सबसे पहले हम अभी आपको जीन पियाजे पर जो भी उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत दिए हैं उस पर भी वीडियो आपको दी जा चुकी है। कोहलबर्ग के भी ये हमने नैतिक विकास की अवस्थाएं पढ़ ली है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। अब हम वाइगोत्स्की के विकास के सिद्धांत भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इन तीनों मनोवैज्ञानिकों से आपके सीटेट में प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं वो सारी प्रैक्टिस आपको कराई जाएंगी, क्योंकि आपका कोई भी प्रश्न, हम चाहते हैं कि आपका कोई भी प्रश्न सीटेट में बिल्कुल भी न छूटे, कोहलबर्ग से, जीन पियाजे से, वाइगोत्स्की से, और ये तीनों आपके अवश्य पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों को पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद फिर इन तीनों के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट में अभी तक, ठीक है, 2023 तक, तो वो उन सारे प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी अवश्य शेयर कर दें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इससे आपको ही फ़ायदा होने वाला है। और प्लीज़ लाइक कमेंट अवश्य कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से हम भी मोटिवेट होते हैं, तो आप हमें भी मोटिवेट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में वाइगोत्स्की के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।